साथियों नमस्कार, मैं हरीशचंद्र बंडवाल। नरेंद्र मोदी ने 30 मई को दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उन्हें 7 साल पूरे हो गए इस पद पर। ऐसे में यह समय उन नैरेटिव्स को टटोलने का है जो उनके विरोध में गढ़ा गया, प्रचारित किया गया, और इसका ये नुकसान हुआ कि समय समय पर देश को भ्रमित होना पड़ा, बदनामी सहनी पड़ी। आज एक बार फिर कोविड, वैक्सीन्स, लॉकडाउन को लेकर नए नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। ऐसे में यह समय है कि मैं आपको उन नैरेटिव्स की याद दिलाऊं। आज मैं आपको उन 7 नैरेटिव्स की झलक दे रहा हूं जो झूठे साबित हो चुके हैं। पहला, असहिष्णुता और अवार्ड वापसी। दूसरा, रोहित वेमुला मामले में फेक नैरेटिव। तीसरा, सर्जिकल स्ट्राइक की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। चौथा, राफेल सौदे पर भ्रष्टाचार का फेक नैरेटिव। पांचवा, चीन के मामले में भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव। छठा, अनुच्छेद 370 और सीएए पर फेक नैरेटिव। और सातवां, कृषि कानूनों पर फेक नैरेटिव। इन नैरेटिव्स के पीछे के दिमाग को समझने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि 2014 के पहले लेफ्ट लिबरल जमात के लोग खुलकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध करते थे। यही नहीं, जनता के फैसले से पहले ही नोबेल पुरस्कार लेने वाले अमर्त्य सेन ने खुलकर यह बता दिया कि भारतीय जनता चाहे जो भी फैसला करे, लेकिन वो फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। 23 जुलाई 2013 को अमर्त्य सेन ने कहा था कि वे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि उनके राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। याद रखिएगा, यही वो एक ऐसा नैरेटिव है जो आगे के सारे नैरेटिव्स में आपको नजर आएगा। इन नैरेटिव्स के विस्तार में जाने से पहले आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक नाव बीच नदी में डूब गई। शिकायत राजा तक पहुंची। राजा के दरबार में पेशी हुई। राजा ने नाविक से हर वो संभव सवाल पूछे जिससे नाव डूब सकती थी, लेकिन नाविक ने कहा कि न तो नाव में छेद था, न सवारी ज्यादा बिठाई, आंधी तूफान भी नहीं था, मदिरा पान भी नहीं किया था। तो फिर राजा ने पूछा कि आखिर नाव डूबी कैसे? तो नाविक ने बताया कि दरअसल किसी ने नाव के भीतर थूक दिया था और जब मैंने थूकने पर मना किया तो वो झगड़ा करने लगा और कहा कि थूकने से कोई तुम्हारी नाव डूब तो नहीं जाएगी। हम पैसे देते हैं और तुम हमें उस पार ले जा रहे हो। झगड़ा बढ़ता गया और नाव में 2 खेमे हो गए। कुछ लोग मेरे साथ थे, कुछ उग्र लोग उसके साथ हो गए। हालांकि अधिकतर लोग चुपचाप बैठे थे, लेकिन थूकने वाले के साथ खड़े लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। महाराज, मैंने रोका भी, लेकिन वो नहीं रुके और नाव डूब गई। ये समझिए कि इस कहानी में यह नाव एक देश है। जो थूका जा रहा है वो नैरेटिव है। उस नैरेटिव के पीछे कुछ लोग लड़ रहे हैं और देश के अधिकतर लोग चुपचाप बैठे हैं। अब आइए बात करते हैं 7 झूठे नैरेटिव्स की। पिछले 7 सालों में असहिष्णुता को लगातार एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। आपको 3 घटनाएं बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन घटनाओं को एक फेक नैरेटिव बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का प्रयास किया गया। पहला, 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक की हत्या हुई। ये घटना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा सरकार के दौरान हुई, लेकिन इसे भाजपा और पीएम मोदी की कथित असहिष्णुता से जोड़ दिया गया। दूसरी घटना राजस्थान के अलवर की है, जहां पहलू खान की गौ तस्करी के मामले में हत्या हुई। राज्य में कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने निचली अदालत से आरोपियों के बरी किए जाने के बाद भी इस मामले में फिर से मुकदमा शुरू करवाया। तीसरी घटना 2017 की है, जब दिल्ली से बल्लभगढ़ जा रही लोकल ट्रेन के एक भीड़ भरे डिब्बे में सीट के झगड़े में जुनैद खान की हत्या हुई। अब देखिए, इन तीनों घटनाओं में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर झूठा नैरेटिव तैयार किया गया। जहां सीट के लिए झगड़ा हुआ उसे बीफ बता दिया गया और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम फिल्म अभिनेता आमिर खान जैसे लोगों ने भी किया।
इतिहासकार, फिल्मकार और साहित्यकार सड़क पर उतर आए। प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने के लिए अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो गया। नॉट इन माई नेम के हैशटैग चलने लगे। खास बात यह है कि इसके पीछे सुनियोजित तरीके से विपक्षी पार्टियों का समर्थन सामने आया। अब समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस नैरेटिव को थूका गया उसमें कितनी सच्चाई थी। अब दूसरे फेक नैरेटिव की बात करते हैं। ये रोहित वेमुला से जुड़ा है। 17 जनवरी 2016 हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। ये एक गैर भाजपा शासित राज्य है। अब जरा इस पूरे प्रकरण का खेल देखिए। इस आत्महत्या को इस प्रकार से पेश किया गया कि मोदी राज में दलितों का उत्पीड़न बढ़ गया है। जरा सोचिए कि जिस राज्य की घटना है वहां भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी का कोई शासन ही नहीं है, लेकिन इस बहाने देश की सभी यूनिवर्सिटी में फेक नैरेटिव तैयार करके छात्र आंदोलन भड़काने का काम किया गया। देखिए देश भर के समाचार पत्रों ने किस प्रकार इस नैरेटिव को खड़ा किया। लेफ्ट एक्टिविस्ट कविता कृष्णन ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। उन्होंने लिखा, डियर प्राइम मिनिस्टर, स्पेयर अस द टीयर्स, वी वांट जस्टिस फॉर रोहित वेमुला। बाकी अखबार भी पीछे नहीं रहे। आज जब पूरे मामले को देखते हैं तो यह पता चलता है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए यह पूरा का पूरा खेल खेला गया। तीसरा फेक नैरेटिव 2 सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक आजाद भारत के इतिहास की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लेकिन नैरेटिव बनाने वालों ने सेना और पीएम मोदी की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया और सबूत मांगने लगे। मतलब जो काम दुश्मन करता है वो देश के भीतर ही नैरेटिव बनाने वालों ने कर दिया। इससे पाकिस्तान को ही मदद मिली। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी खून की दलाली कर रहे हैं। सोचिए। और कांग्रेस ने तो बकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली और सबूत मांग लिए। जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों, उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक में तो आतंकवादियों की संख्या, जो मारे गए आतंकवादी हैं उनकी संख्या पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के राजनयिक ने इसकी पुष्टि की तब यह पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किस प्रकार फेक नैरेटिव तैयार किया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले का समय भूल तो नहीं गए। इन राफेल विमानों को लेकर क्या कुछ नहीं किया गया। झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया, बवंडर पैदा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे गढ़े गए, यहां तक कि चौकीदार चोर है जैसे असभ्य नारे गढ़े गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर फ्रांस की सरकार तक ने इस डील में किसी भी तरह की सौदेबाजी न होने की पुष्टि की। खास बात यह है कि अपने बयानों के दौरान राहुल गांधी ने कई बार कीमत बदली, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, लेकिन फिर भी नैरेटिव क्रिएट करने में लगे रहे। आखिरकार जनता की अदालत में सत्य की जीत हुई। राफेल विमान भारत पहुंचकर अब चीन की सीमा पर देश के पराक्रम को गौरवान्वित कर रहे हैं। डोकलाम से गलवान तक एक बात कॉमन है, दोनों ही मोर्चों पर चीन को भारत से मात खानी पड़ी। लेकिन भारत के भीतर ही एक ऐसा फेक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई जिससे देश और सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि चीन ने किस प्रकार 1962 में भारत की जमीन छीन ली, लेकिन नैरेटिव ऐसा तैयार किया गया मानो सब कुछ मोदी सरकार में हुआ। हालांकि देश को बाद में यह पता चला कि सीमा विवाद के कारण आज भारत न केवल चीन को हर प्रकार से जवाब दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए भी उसे अलग थलग कर दिया है। यही नहीं, पहली बार भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी जबरदस्त झटका दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 370 की बात हो या फिर सीएए को लेकर संशोधन की बात हो, दोनों ही मुद्दों पर ये फेक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई कि देश के मुसलमान असुरक्षित हो रहे हैं और उन्हें देश से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आज जम्मू कश्मीर शांत है, वहां आतंकी घटनाएं नहीं हो रही। पाकिस्तान भी अब रास्ते पर आ गया है, उसने एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ सीएए को मुसलमानों से जोड़कर फेक नैरेटिव ये बनाया गया कि उन्हें इस देश से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस कानून का सीधा मतलब पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों से है। कृषि कानून के पास होते ही ये फेक नैरेटिव तैयार किया गया कि इस कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी और एमएसपी भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कानून किसानों को और अधिकार देता है, वो जहां चाहे बेच सके, जिससे चाहे एग्रीमेंट कर सके, जब चाहे तब बेच सके, जितना चाहे अनाज रख सके। यह आजादी देश के किसानों को पहले कभी नहीं मिली थी। जो एमएसपी खत्म होने की बात कर रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए कि आज हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक एमएसपी सीधे किसानों के खाते में दे दी गई है। और अब उस नैरेटिव की बात करते हैं जो कोरोना काल में बनाया जा रहा है। जब पीएम ने लॉकडाउन लगाकर देशवासियों को बचाने का महत्वपूर्ण फैसला किया तो इन लोगों ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला गलत था, और जब उन्होंने इस फैसले की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी तो यही लोग ये नैरेटिव तैयार करने में लगे रहे कि लॉकडाउन न लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने गलती की है। जब वे वैक्सीन के लिए लगातार काम करते रहे तो इन लोगों ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, और जब वैक्सीन का महत्व इन लोगों को समझ में आ गया तब यही लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को वैक्सीन देना नहीं चाहते। अब ऐसे फेक नैरेटिव्स के पीछे की मंशा को लेकर बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो इस बात को समझने की कि आखिर इन फेक नैरेटिव्स से इस देश को क्या लाभ मिलने वाला है।